नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में, जहां हम किताबों की गहरी सीख को एंगेजिंग कहानियों के रूप में आपके लिए लाते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करने जा रहे हैं डैनियल कहनेमान की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर आधारित एक शानदार कहानी के बारे में। यह कहानी आपको इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी, बियासेस और डिसीजन मेकिंग से जुड़े पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगी। अगर आप अपनी थिंकिंग को और शार्प बनाना चाहते हैं और बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी में। चैप्टर 1, 2 वेज ऑफ थिंकिंग। राजीव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो अक्सर बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेता था। एक दिन उसने अपने दोस्त अमित के साथ कैफे में बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। यार, मैं सोचता कुछ और हूं और कर कुछ और देता हूं। कभी कभी लगता है कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। अमित मुस्कुराया और बोला, राजीव, तुम्हें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नाम की बुक पढ़नी चाहिए। इसमें बताया गया है कि हमारे दिमाग में 2 तरीके से सोचने की कैपेसिटी होती है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। राजीव ने क्यूरियोसिटी से पूछा, यह क्या होता है? अमित ने समझाया, सिस्टम 1 फास्ट है। यह बिना ज्यादा सोचे क्विक डिसीजंस लेता है। यह इंट्यूशन पर बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं तो तुम इंस्टेंटली 4 फीट बोल दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 17 + 24 कितने होते हैं तो तुम्हें थोड़ा रुककर सोचना पड़ेगा। यही सिस्टम 2 का काम है। सिस्टम 1 ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड क्विकली विद लिटिल और नो एफर्ट एंड नो सेंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। डैनियल कहनेमान। राजीव ने सिर हिलाया। मतलब सिस्टम एक जल्दी डिसीजंस लेता है, लेकिन कई बार गलत भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अमित बोला, जब हम बिना सोचे कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, तब सिस्टम एक हावी हो जाता है और हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं। लेकिन जब हम सच में सोच समझकर कोई डिसीजन लेते हैं तब सिस्टम 2 काम करता है। राजीव को पहली बार समझ आया कि उसकी जल्दी में लिए गए डिसीजंस क्यों गलत हो जाते थे। उसने मन ही मन तय किया, अब से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले मैं सिस्टम 2 को एक्टिवेट करूंगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इज अ स्टोरी अबाउट द मार्वल्स एंड द फ्लॉज ऑफ इंट्यूटिव थॉट एंड द स्लो थिंकिंग दैट कैन करेक्ट देम। डैनियल कहनेमान। चैप्टर 2, कॉग्निटिव बियासेस। रात के 11 बजे थे। राजीव अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देख रहा था। वो सोच रहा था कि उसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी उसने देखा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक पिछले हफ्ते से लगातार बढ़ रहा था। वाओ, ये तो तेजी से ऊपर जा रहा है, मुझे अभी बाय करना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे अमित की बात याद आई। हमारा दिमाग कई बार हमें बेवकूफ बना देता है। अगले दिन जब राजीव ने कैफे में अमित से इस बारे में बात की तो अमित हंसने लगा। तू कंफर्मेशन बायस का शिकार हो रहा था भाई। राजीव ने कंफ्यूजन से पूछा, यह क्या होता है? अमित ने समझाया, हमारा दिमाग उन चीजों को ही देखना पसंद करता है जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई स्टॉक अच्छा है तो तुम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढोगे जो इसे सही साबित करे और बाकी इग्नोर कर दोगे। A reliable way to make people believe in falsehoods is frequent repetition, because familiarity is not easily distinguished from truth. डैनियल कहनेमान। राजीव सोच में पड़ गया। मतलब मैं बस वही देख रहा था जो मैं देखना चाहता था। एग्जैक्टली। अमित ने कहा, यही वजह है कि लोग फेक न्यूज पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती रहती है। इसके बाद अमित ने एक और एग्जाम्पल दिया, अवेलेबिलिटी बायस। मान लो तुमने हाल ही में किसी दोस्त से सुना कि प्लेन क्रैशेस बहुत बढ़ गए हैं। अब तुम फ्लाइट बुकिंग करने से डरने लगोगे, भले ही स्टैटिस्टिक्स कहें कि फ्लाइट एक्सीडेंट्स रेयर होते हैं। नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज, व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट। डैनियल कहनेमान। राजीव ने सिर हिलाया। ओह, इसलिए हम कई बार छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। अब राजीव समझ चुका था
कि कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। उसने तय किया कि आगे से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो ये चेक करेगा कि कहीं वो कॉग्निटिव बियासेस का शिकार तो नहीं हो रहा। चैप्टर 3, फास्ट डिसीजंस एंड मिस्टेक्स। रविवार की शाम थी। राजीव और अमित पार्क में बैठे हुए थे जब उनके पास एक डोनेशन कैंपेन का वॉलंटियर आया। सर, क्या आप गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेशन देना चाहेंगे? बस 500 रुपए और आप किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। राजीव ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत अपना फोन निकाला और 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अमित मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया, पर क्या तुमने सोचा कि तुम्हारा डोनेशन सच में सही जगह जाएगा? राजीव चौंक गया। मतलब? अमित ने समझाया, तुमने तुरंत डिसीजन ले लिया क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा था, जिसे अफेक्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जब कोई चीज तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करती है तो तुम लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स के बेस पर डिसीजन ले लेते हो। द इमोशनल टेल वैग्स द रैशनल डॉग, डैनियल कहनेमान। राजीव सोच में पड़ गया। ओह, मतलब मेरे इमोशंस ने मुझे कंट्रोल कर लिया और मैंने सोचे बिना डिसीजन ले लिया? बिल्कुल, अमित ने कहा। इसलिए लोग कई बार जल्दी में गलत इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, इंपल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं या किसी झूठे स्कीम में फंस जाते हैं। इसके बाद अमित ने एक और एग्जाम्पल दिया, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मान लो तुमने अभी अभी न्यूज में देखा कि एक शार्क ने किसी स्विमर पर अटैक कर दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि समुद्र में तैरना कितना सेफ है, तो तुम शायद कहोगे कि यह बहुत रिस्की है, भले ही शार्क अटैक्स रेयर होते हैं। नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज, व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट, डैनियल कहनेमान। राजीव ने सिर हिलाया। तो हम कई बार अपने डिसीजंस ऐसी इंफॉर्मेशन पर बेस कर लेते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाती है, भले ही वो पूरी सच्चाई न हो। एग्जैक्टली, अमित ने जवाब दिया। हमारा दिमाग फास्ट डिसीजंस लेने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। अब राजीव ने तय किया कि वो आगे से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले पॉज करेगा और खुद से पूछेगा, क्या मैं किसी शॉर्टकट या ह्यूरिस्टिक का शिकार हो रहा हूं? चैप्टर 4, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शाम का वक्त था। राजीव अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहा था। उसने देखा कि उसकी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वो खुद को क्रेडिट देने लगा। ये मेरा सही डिसीजन था, मैंने पहले ही सोचा था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा। अगले दिन कैफे में जब उसने अमित से अपनी सक्सेस के बारे में बात की तो अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या तुझे हाइंडसाइट बायस के बारे में पता है? राजीव ने कंफ्यूजन से पूछा, ये क्या होता है? हाइंडसाइट बायस मतलब जब कोई चीज हो जाने के बाद हमें लगता है कि हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, पर असल में हमें बस ऐसा महसूस होता है। द इल्यूजन दैट वन हैज अंडरस्टूड द पास्ट फीड्स द इल्यूजन दैट वन कैन प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर, डैनियल कहनेमान। राजीव ने हैरानी से कहा, मतलब मैंने सोचा कि मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा, जबकि हकीकत में यह सिर्फ किस्मत या दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अमित ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली, यही वजह है कि लोग स्टॉक मार्केट में बार बार गलती करते हैं। जब कोई स्टॉक बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तब उन्हें अपनी गलती याद नहीं आती। इसके बाद अमित ने एक और एग्जाम्पल दिया, नैरेटिव फैलेसी। हमारा दिमाग कहानियां बनाना पसंद करता है। अगर कोई बिजनेस फेल हो जाता है तो हम कहते हैं कि फाउंडर ने गलती की, लेकिन असल में कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग which reflects the coherence of the information and the cognitive ease of processing it. It is not a judgment of accuracy. डैनियल कहनेमान। राजीव ने गहरी सांस ली। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन असल में हम सिर्फ कन्वीनियंट स्टोरीज बना रहे होते हैं। बिल्कुल, अमित बोला। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई चीज पहले से पता थी तो खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरी नॉलेज थी या सिर्फ एक इल्यूजन? अब राजीव ने फैसला किया कि वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा और हर डिसीजन को लॉजिकली एनालाइज करेगा, बजाय सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा करने के। चैप्टर 5, द कॉन्फिडेंस ट्रैप। राजीव अपने ऑफिस में बैठा था। सामने उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रपोजल खुला था। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन राजीव को पूरा भरोसा था कि ये सक्सेस होगी। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है,
यह प्लान जरूर काम करेगा, उसने खुद से कहा और प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। जब उसने ये बात अमित को बताई तो अमित ने हंसते हुए कहा, भाई तू ओवर कॉन्फिडेंस बायस का शिकार हो रहा है। राजीव ने पूछा, यह क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस बायस का मतलब है कि जब हमें अपनी एबिलिटी या नॉलेज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है, भले ही हकीकत में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन न हो। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ पावरफुल सोर्स ऑफ इल्यूशंस, causing people to overestimate their knowledge, underestimate risks, and exaggerate their ability to control events. डैनियल कहनेमान। राजीव थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है ना? अमित ने समझाया, हाँ कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तुम्हें याद है वो दोस्त जो बिना अच्छे रिसर्च के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था और फिर लॉस में चला जाता था? राजीव को याद आया कि उसका एक दोस्त राकेश हमेशा अपने स्टॉक पिक्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन पिछले साल उसे भारी नुकसान हुआ था। ओह, मतलब जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है तो हम डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं और रिस्क अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, अमित ने कहा, और यही वजह है कि कई एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स फेल हो जाते हैं। वे अपनी नॉलेज और स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। The idea that the future is unpredictable is undermined every day by the ease with which the past is explained. डैनियल कहनेमान। राजीव ने गहरी सांस ली और खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में सारे रिस्क्स प्रॉपर्ली एनालाइज किए थे या सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस के बेस पर डिसीजन ले लिया? अब उसने तय किया कि आगे से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो अपने अजम्पशंस को डबल चेक करेगा और दूसरों से भी फीडबैक लेगा। चैप्टर 6, थिंकिंग अबाउट लॉसेस। रविवार की शाम थी। राजीव और अमित एक कैफे में बैठे हुए थे जब राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार मैंने एक इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए का लॉस कर दिया। अब मैं किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डर रहा हूं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तू लॉस अवर्जन का शिकार हो रहा है मेरे दोस्त। राजीव ने हैरानी से पूछा, लॉस अवर्जन? वो क्या होता है? हमारा दिमाग लॉसेस को गेन से ज्यादा सीरियसली लेता है। मतलब अगर तुम्हें 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता तो तुम इतने इमोशन से रिएक्ट नहीं करते जितना लॉस होने पर कर रहे हो। लॉसेस लूम लार्जर देन गेन्स। डैनियल कहनेमान। राजीव ने सिर हिलाया, हां सही कह रहे हो। जब मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं नॉर्मल रहता हूं, लेकिन लॉस होते ही मुझे लगता है कि बड़ी गलती कर दी। अमित ने आगे समझाया, इसी वजह से लोग कई बार अच्छे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं क्योंकि उनका दिमाग रिस्क लेने से डरता है, लेकिन असल में हर डिसीजन में कुछ न कुछ रिस्क होता ही है। फियर ऑफ लूजिंग इज ऑफन मोर पावरफुल देन द डिजायर टू विन। इसके बाद अमित ने एक और एग्जाम्पल दिया, एंडोमेंट इफेक्ट। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना स्मार्टफोन है। अगर तुम्हें कोई उसे 10,000 रुपए में खरीदने को कहे तो तुम शायद कहोगे कि इसकी वैल्यू 12,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वही फोन किसी और के पास हो और तुम खरीदने जाओ तो तुम 8,000 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं होगे। राजीव हंस पड़ा, मतलब जब कुछ मेरा होता है तो मैं उसकी वैल्यू ज्यादा समझता हूं। एग्जैक्टली, अमित ने कहा, और यही रीजन है कि लोग कई बार लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बेचने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लॉस में बेच दिया तो गलती हो जाएगी, लेकिन असल में वो स्टॉक और ज्यादा गिर सकता है। People hold on to losing stocks for too long because admitting a loss feels like accepting failure. अब राजीव ने तय किया कि वो आगे से लॉसेस को लॉजिकली देखेगा, न कि इमोशंस के बेस पर डिसीजंस लेगा। चैप्टर 7, दी एंकरिंग इफेक्ट। शनिवार की सुबह राजीव और अमित एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गए। राजीव को नया लैपटॉप खरीदना था। जैसे ही उन्होंने स्टोर में कदम रखा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक हाई एंड लैपटॉप दिखाया जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए थी। राजीव ने हंसते हुए कहा, भाई ये बहुत महंगा है, मैं 80,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। फिर सेल्समैन ने एक दूसरा लैपटॉप दिखाया जिसकी कीमत 85,000 रुपए थी। राजीव को लगा कि ये एक अच्छी डील है और उसने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुझे पता भी है कि तू अभी एंकरिंग इफेक्ट का शिकार हो गया? राजीव ने हैरानी से पूछा, एंकरिंग इफेक्ट? ये क्या होता है? हमारा दिमाग किसी भी डिसीजन को लेते वक्त पहली दिखी या सुनी गई इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है।
सेल्समैन ने सबसे पहले 1,50,000 रुपए वाला लैपटॉप दिखाया, जिससे तेरे दिमाग में एक एंकर सेट हो गया। इसके बाद 85,000 रुपए वाला लैपटॉप ऑटोमेटिकली सस्ता लगने लगा, जबकि हो सकता है कि मार्केट में इससे भी बेहतर डील्स अवेलेबल हो। The anchoring effect influences the way we estimate values and make decisions, often without realizing it. डैनियल कहनेमान। राजीव ने गहरी सांस ली। ओह, इसका मतलब मैंने बिना प्रॉपर रिसर्च के ही डिसीजन ले लिया? अमित ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली। एंकरिंग सिर्फ शॉपिंग में ही नहीं, सैलरी नेगोशिएशंस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट डील्स, हर जगह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी जॉब ऑफर में पहले ही एक हाई सैलरी डिमांड कर ले, तो नेगोशिएशन उसी एंकर के आसपास होगी, भले ही उनकी एक्चुअल वर्थ उससे कम हो। The first number you see in a negotiation sets the tone for the entire discussion. राजीव ने सोचा, मतलब आगे से जब भी कोई प्राइस बताई जाए या कोई नंबर सामने आए तो मुझे खुद से पूछना होगा, क्या ये सच में इसकी सही वैल्यू है या कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? एब्सोल्युटली, अमित ने कहा। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, न कि सिर्फ पहले दिखे नंबर पर भरोसा करना। राजीव ने लैपटॉप का बिल देखा और खुद से वादा किया कि अगली बार कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले वो मार्केट रिसर्च जरूर करेगा। चैप्टर 9, द पावर ऑफ फ्रेमिंग। रविवार की दोपहर राजीव और अमित एक हेल्थ सेमिनार में गए थे। वहां एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने ऑडियंस से सवाल किया, अगर आपको 2 योगर्ट ब्रेड्स में से एक चुनना हो तो आप किसे लेंगे? एक में लिखा है 90% फैट फ्री और दूसरे में लिखा है 10% फैट कंटेंट। राजीव ने तुरंत कहा, ऑब्वियसली 90% फैट फ्री वाला हेल्थियर लगेगा। अमित मुस्कुराया और बोला, भाई तू अभी फ्रेमिंग इफेक्ट का शिकार हो गया। राजीव ने चौंक कर पूछा, फ्रेमिंग इफेक्ट? अब ये क्या होता है? फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब है कि जब एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो हमारी परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग बदल जाती है। अ डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड जस्ट बाय द वे चॉइसेस आर फ्रेम्ड। डैनियल कहनेमान। राजीव सोचने लगा, मतलब दोनों योगर्ट सैम है, बस लेबलिंग का फर्क है? अमित ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली। इसी वजह से मार्केटिंग और सेल्स में वर्ड्स को बहुत केयरफुली चुना जाता है ताकि कस्टमर का माइंड इन्फ्लुएंस हो सके। फिर अमित ने एक और एग्जाम्पल दिया। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को 2 तरह से इंफॉर्मेशन दी गई। 90% of patients recover after the surgery. 10% of patients don't survive the surgery. पेशेंट्स को पहली स्टेटमेंट सुनकर सर्जरी कराने में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सुनकर वो हेजिटेट करने लगते हैं, जबकि दोनों का मतलब सैम है। People tend to avoid risks when a positive frame is presented, but they take risks when the Sam choice is framed negatively. राजीव ने सिर हिलाया। मतलब हमें डिसीजंस लेते समय ये सोचना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया गया है, ना कि सिर्फ उस पर ब्लाइंडली भरोसा करना। एग्जैक्टली, अमित ने कहा। इसलिए जब भी कोई डील, ऑफर या पॉलिसी देखो तो चेक करो कि कई वर्ड्स को क्लेवर तरीके से यूज करके तुम्हारी थिंकिंग मैनिपुलेट तो नहीं की जा रही। अब राजीव ने तय किया कि आगे से वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले फ्रेमिंग इफेक्ट को ध्यान में रखेगा ताकि वो एक लॉजिकल और सही फैसला कर सके। चैप्टर 9, द संक कॉस्ट फैलेसी। एक शाम राजीव और अमित कैफे में बैठे थे। राजीव थोड़ा परेशान लग रहा था। अमित ने पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है। राजीव ने गहरी सांस ली। यार, पिछले साल मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था 10,000 रुपए में, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। अमित मुस्कुराया। भाई, तू संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार हो गया। राजीव ने हैरानी से पूछा, यह क्या होता है? संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब है कि लोग सिर्फ इसलिए किसी खराब डिसीजन से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें पहले से कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मेहनत। द मोर यू इन्वेस्ट इन समथिंग, द हार्डर इट बिकम्स टू अबैंडन इट इवन व्हेन इट नो लॉन्गर सर्व्स यू। डैनियल कहनेमान। राजीव सोचने लगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मूवी बोरिंग लग रही हो तो भी लोग उसे पूरा देखेंगे क्योंकि उन्होंने टिकट खरीद ली है। एग्जैक्टली, अमित ने कहा। लोग अक्सर खराब रिलेशनशिप्स, लॉस मेकिंग बिजनेसेस या बेकार जॉब्स में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने वहां ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर दिया होता है। लेकिन असल में सही डिसीजन यही है कि
कि हमें फ्यूचर के बेनिफिट्स के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि पास्ट लॉसेस के बेस पर। रैशनल डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन फ्यूचर कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, नॉट पास्ट इन्वेस्टमेंट्स। राजीव ने सोचा, अगर मैं ये कोर्स छोड़ दूं तो मैं अपने समय को किसी बेहतर चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल सही, अमित ने कहा। संक कॉस्ट को भूल जाओ और सोचो कि आगे क्या बेहतर हो सकता है। सक्सेसफुल पीपल नो व्हेन टू वॉक अवे। उस दिन राजीव ने फैसला किया कि वो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेगा, ना कि पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में खुद को फंसाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब से इंस्पायर होकर। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से सोचता है, कैसे बियासेस हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम लॉजिकल थिंकिंग से कैसे बेहतर चॉइसेस बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.